हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल जीएस प्रीलिम 2020 बूस्टर सीरीज़ का डे 5 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इसमें डे 5 में देखेंगे गुप्तोत्तर काल। आज ये मान के चलिए कि हमारा जो प्राचीन भारत का सेगमेंट है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद प्राचीन भारत पे एक कॉम्बो पैकेज मैं बनाऊंगा अलग से, जो इन प्रश्नों को छोड़ के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको लेके बनाऊंगा। तो चलिए हम लोग डे 5 पे आते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हम लोग यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ या हर वो परीक्षा जहाँ पर हमसे जीएस एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है उसके लिए हम जीएस वन लाइनर सीरीज चला रहे हैं। चलिए शुरू करते देर ना करते हुए। ठीक, हमारा सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वो कौन थी? कन्नौज। ये वही कन्नौज है जहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। यानी हर 6 साल पे जो अर्धकुंभ लगते थे या फिर जो महाकुंभ लगते थे, उस महाकुंभ के समय हर्ष जो है प्रयाग आया करता था। और हर्ष प्रयाग आके आज का जो इलाहाबाद में जो प्रयाग ग्राउंड है, जो परेड ग्राउंड, यहाँ पर जो है एक संगम करता था। यहाँ पे वो बहुत सारा धन दान करता था और एक विद्वानों की सभा भी आयोजित करता था। ये उसी के बारे में ये प्रश्न है। चलिए आते हैं अपने अगले पे। हर्षवर्धन को पराजित किया था किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को हराने का कार्य किसने किया था? पुलकेशन द्वितीय ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। देखिए ये प्रश्न, अब देखिए BU 2006 में पूछा गया था, यही प्रश्न GS 1993 में पूछा गया था। ठीक है, वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था तो वो कौन था? प्रवरसेन प्रथम। अच्छा एक काम करिएगा, इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न को आयोग कई बार रिपीट करके कई बार नए तरीके से पूछ चुका है। जैसे उसने एक बार पूछा था कि प्रवरसेन प्रथम कौन था, ठीक ऐसे भी उसने पूछा है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है तो कहाँ पे? गुजरात में है ये। 6वीं शताब्दी में मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो लाट में। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट में। आप कमेंट करके बताइएगा कि लाट कहाँ पे है, कमेंट किया करिए प्लीज़। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ पे स्थित है? तो बनवासी गोवा में स्थित है। बनवासी कहाँ स्थित है? गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या था? तो द्रम नाम था। प्रतिहारों के समय के सिक्कों को द्रम कह के पुकारा जाता था। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर दिए थे तो कौन थे? चंदेल। यानी खजुराहों के मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण शासक वंश संबंधित किसमें? राष्ट्रकूटों से संबंधित। अगले प्रश्न पे आते हैं। एलोरा में गुफाएं और संस्कृत मंदिर संबंधित हैं। देखिए एलोरा में जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। ये प्रश्न भी आयोग कई बार रिपीट कर चुका है और कई बार नए तरीके से उसको पूछा है। ठीक है, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में। अच्छा महाराष्ट्र किस ज़िले में है आप कमेंट करके बताइएगा। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर, ये कहाँ पे? मदुरई में है। अच्छा मीनाक्षी टेम्पल जो है वो किस देवता के लिए बनाया गया था आप कमेंट करिएगा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था किसने? नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था किसने? पल्लवों ने। तो जो पल्लवों के, देखिए नरसिंह वर्मन एक पल्लव शासक थे। अगर राजवंश पूछता है तो पल्लव, अगर किसी राजा का नाम पूछता है तो नरसिंह वर्मन। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा आप। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पे? कार्ले में है। कार्ले कहाँ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आते हैं अगला। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वो कहाँ पे? कन्हेरी में है। कन्हेरी कहाँ है आप कमेंट करिएगा इसको। देखिए मैं कमेंट करके जो पूछता हूँ तो मैं आपको रिवीजन के लिए पूछता हूँ, ऐसा नहीं है मैं चाहूँ तो उसके फैक्ट बता दूँ, लेकिन मैं अगर फैक्ट बता दूँ तो फिर ये वन साइडेड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आपका इस पे आप लोग इस वीडियो पर आएँ, बात करें। अगर आप भी करेंगे तो मैं भी इस पर कुछ ना कुछ अपने इनपुट दूंगा। तो कमेंट करने में कंजूसी मत करिए और लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में देखिए पैसे नहीं लगते हैं, तो आप इस कार्य में कंजूसी मत किया करिए प्लीज़। ये रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।
वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है वो कौन सा? कन्हेरी। ठीक है। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था किसने? धर्मपाल ने। गांधार शैली में एक संश्लेषण है किसका? भारतीय तथा यूनानी कला का। यानी गांधार शैली जो है भारतीय यूनानी शैली का सम्मिश्रण है। सांची के महास्तूप के 4 तोरण में से एक का निर्माण हुआ था दक्षिण में। तो देखिए, आप जब कभी सांची आपको जाने का अवसर मिलेगा तो ये मैं बना रहा हूँ, जैसे ये सांची का स्तूप है, तो यहाँ पर आपको एक तोरण यहाँ मिलेगा, एक तोरण यहाँ मिलेगा, एक तोरण यहाँ मिलेगा, एक तोरण यहाँ मिलेगा, मतलब कुल 4 तोरण हैं। ठीक है। तो उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों तोरणों में से सबसे पहला कौन सा तोरण बनाया गया था? ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा दक्षिणी तोरण था वो बनाया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए स्थित है, ये कहाँ पे? दतिया में है। दतिया कहाँ पर है? एमपी में है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ पे? राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान के किस ज़िले में है? कमेंट करके बताइएगा। ये भी एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? राजा नरसिंह देव प्रथम ने। आप कमेंट करिएगा कि राजा नरसिंह देव सिंह जो थे वो किस वंश से संबंधित थे। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। देखिए, गोपुरम क्या था कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिली भवन को जो है तोरण बोलते थे। ठीक, सॉरी, गोपुरम बोलते थे। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो ये नागर शैली में। देखिए, भारत में आपको मंदिर जो है वो नागर 3 शैली मिलते हैं। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। तो कौन सा? एलिफेंटा गुफा है। एलिफेंटा गुफा कहाँ पे? कमेंट करके बताइएगा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वो कहाँ पे? तो ये कांची में है। ठीक है। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर ये कहाँ पे? कंबोडिया में है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित कहाँ पे? तिरुमल्ला पहाड़ी पे है ये। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों को दिया था किसको? पल्लवों को। देखिए, वही क्वेश्चन था, रिपीट करके नए तरीके से पूछा गया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था किसके? राणा कुंभा के शासनकाल में। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है किसको? कैलाश मंदिर एलोरा को। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना था, कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? कमेंट करिएगा आप। चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था किसने? पल्लवों ने। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है, वो कौन सा? औरंगाबाद महाराष्ट्र का है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तु कला का अप्रतिम उदाहरण कहाँ पे? दतिया में है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य को संबंध। अच्छा, आप बताइएगा कि भारत में कुल कितने सूर्य मंदिर हैं? द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है किसका? ग्वालियर का तेली मंदिर का है। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ एक मिलान वाला क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, इसमें मिलान है। स्तूप सांची में जो है, सांची का स्तूप है, उससे संबंध है। चित्रकारी, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं बाग, उसमें चित्रकारी की गई है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मथुरा से हुई है। दशावतार मंदिर कहाँ पे? तो देवगढ़। ये कहाँ पे है? यूपी में। आप बताइएगा, मतलब यूपी के किस ज़िले में है? ठीक है। अब आते हैं मतलब अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। अब हमारा अगला टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। पहला हमारा प्रश्न इसमें है, संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी, तो किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। अच्छा, आप बताइएगा अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसका विषय क्या है? कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। कालिदास के जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन था, वो कौन सा? कुमार संभवम में कालिदास ने कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया। अच्छा, कार्तिकेय किसके पुत्र थे? कमेंट करिएगा। वह बंदरगाह जिसको पोडुका नाम से ही द पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के लेखक को अज्ञात था, तो वो कौन सा? अरिकामेडू। अच्छा, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? आप नाम बताइएगा। तमिल रामायणम
या रामावतारम के लेखक कौन थे? तो कंबन थे। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय की रचना किसने की थी? तो सुश्रुत ने की थी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त थे। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन थे? दंडिन थे। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आयोग इसको कई बार पूछ चुका है। देखिए होता क्या है कि जब आयोग पुस्तकों वाले क्वेश्चन पूछता है तो उसको अगर उसे कठिन पूछना होता है तो करता है क्या है कि आपसे किसी एक पुस्तक का नाम पूछेगा या लेखक पूछेगा। लेकिन अब अमूमन देखते हैं क्या है कि आयोग क्या करता है, इन प्रश्नों को मिलान के फॉर्म में पूछता है। ठीक है, तो असल इसको आप कायदे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको आराम से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए देखिए, कल्हड़ की राजतरंगड़ी को आगे बढ़ाया था किसने? जोनराज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के नाम से। महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता थी। महान जैन विद्वान हेमचंद्र जिसकी सभा को अलंकृत करते थे कौन था? वो कुमारपाल था। भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी कौन है? तो भगवती सरस्वती देवी का यह मंदिर है। मध्यकालीन भारत में यशस्वी विधिवेता कौन थे? विज्ञानेश्वर थे। मध्यकालीन विद्वान लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। अच्छा, गीत गोविंद जो है पुस्तक जो है किस विषय पर लिखी गई है आप कमेंट करिएगा। काल्पनिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी गई थी किसने? भोज ने लिखी थी। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव पद्धति के स्थानिक मान की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। गैडवाहों के रचयिता कौन थे? तो वाकपति थे। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्रात्य क्षत्रियों का, यानी फॉरेन क्षत्रियों का, यानी जो बाहर से आए थे इंडिया में उनको जो है मनु ने ब्रात्य क्षत्रियों का या फिर फॉरेन क्षत्रियों का संज्ञा दी थी। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित व्याख्या की थी? मनु ने। देखिए मनु पे बहुत सारे विवाद होते रहते हैं यूट्यूब सोशल मीडिया पे, आप वहाँ मत पढ़िएगा, हमको अपनी परीक्षा के लिए बात करना है तो अभी वही करते हैं। देखिए मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सोमेश्वर थर्ड ने की थी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में डे 6 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।